स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो हमें कार्य के होने की सूचना देते हैं। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो हमें कार्य के होने के बारे में बताते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। दोनों क्या क्या है? पहला वो जो प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, कहिए कर्म के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर उनके जो भेद किए गए वे 6 भेद हैं। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया और नामधातु क्रिया। जो मैंने अभी आपको बताया रचना के आधार पर, ये वे शब्द हैं जिनकी रचना जो है हमने खुद से की है। और अकर्मक और सकर्मक क्रिया आप जो पढ़ेंगे वे कर्म के आधार पर या अर्थ के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। आइए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्रिया की परिभाषा से आप वाकिफ हैं। फिर से वही दोहराऊंगा कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक। मूल रूप ध्यान से आप देखेंगे तो मूल रूप की जब बात की जाए क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक दुविधा और आती है, धातु क्या होता है। क्रिया शब्द जो है उसका जो मूल होता है वही धातु होता है। ठीक, तो धातु रूप हम किसे कहेंगे? क्रिया का मूल शब्द ही धातु रूप कहलाता है, जिसमें हम प्रत्यय जोड़ करके क्रिया शब्द बनाते हैं। जैसे पढ़, और जब हम पढ़ में न जोड़ेंगे न प्रत्यय तो ये बनेगा पढ़ना। ठीक, समझ में आया? कर्म के आधार पर जो उनके भेद किए गए हैं, या कहिए प्रयोग के आधार पर दो भेद किए गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। हम पहचानेंगे कैसे कि किसी शब्द में कर्म है कि नहीं है? जब हमारे पास कोई वाक्य दिया गया हो, उसमें कर्ता और क्रिया को जोड़ करके क्या या किसको शब्द लगा करके प्रश्न किया जाए, उत्तर में यदि हमें उसी वाक्य का एक शब्द मिले तो वो हमारा कर्म कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए जब हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे सामने जो भेद है वो सकर्मक क्रिया का है। ठीक, तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। इसका मतलब जब किसी वाक्य में जो कार्य किया गया है उसका प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां पर हम कहेंगे सकर्मक क्रिया होगी। देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक होता है या संभावना होती है वो हमारे लिए क्या है? क्रिया शब्द। ठीक है ना? सकर्मक क्रिया के जो उदाहरण है हम उसको देख लेते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे सकर्मक क्रिया यहाँ पर है। ठीक, पहला उदाहरण है सीता फल खा रही है। ठीक, सीता फल खा रही है, यहाँ देखेंगे आप तो जो मुख्य कार्य हो रहा है वो सीता के द्वारा किया जा रहा है। सीता यहाँ करता हुई, ठीक है ना? कार्य क्या हो रहा है? खाने का ना, क्रिया शब्द खा रही है। अब यहाँ पर हमने कहा, क्या कहा था कि जो हमारे सामने वाक्य दिया जाए उसमें हम कर्ता के साथ हम क्या शब्द जोड़ें या फिर किसको शब्द जोड़ें और फिर हम क्रिया को लिख दें प्लस क्रिया। इसके बाद जो हमें उत्तर मिले उसी वाक्य में बच रहा शब्द जो है वही उत्तर के रूप में मिले, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। हमने कहा सीता यहाँ करता है, सीता क्या खा रही है, उत्तर हमें क्या मिला? फल। यहाँ पर सकर्मक क्रिया हुई। समझ में आया सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसे देखिए, अध्यापक पुस्तक पढ़ा रहे हैं तो हमने कहा यहाँ पर कर्ता क्या है? अध्यापक। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ाने की। तो कर्ता धन क्रिया मिलाकर के प्रश्न बनेगा, क्या हो जाएगा? अध्यापक क्या कर रहे हैं? अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? उत्तर में क्या मिलेगा? पुस्तक। पुस्तक यहाँ कर्म है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हुई। ठीक, ऐसे ही माली पौधों को पानी दे रहा है, किसको वाली बात कर लेते हैं, तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है? माली कर रहा है, कर रहा है ना?
अब इसके बाद पौधों को पानी देने का कार्य, यहाँ पर देखिए पानी देना क्रिया शब्द है। हमने क्या कहा था कि कर्ता के साथ हमें किसको या क्या लगा करके जब प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो हमारे लिए क्या होता है, वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। यहाँ पर देखेंगे हम कहेंगे माली, इसके बाद यहाँ किसको लगाइए, किसको पानी दे रहा है, उत्तर क्या मिला, पौधों को। यहाँ क्या हुई, सकर्मक क्रिया हुई। समझ में आ गया होगा ना। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब आता है नंबर अकर्मक क्रिया का। ठीक है ना। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वह क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका मतलब उसमें कर्म नहीं होता है और ना ही कर्म की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या या किसको लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर के स्वरूप में जो हमारे सामने वाक्य है उसी में से हमें मिलना चाहिए, तो वो वाक्य में कर्म नहीं रहेगा। देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमने क्या कहा, अब देखिए यहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, इसका उत्तर नहीं। ठीक है ना। जहां हमें क्या या किसको लगाने पर उत्तर ना मिले वहां पर अकर्मक क्रिया, और जहां हमें क्या या और किसको लगाने पर उत्तर मिले वहां पर सकर्मक क्रिया। ठीक, समझ में आया। ये कर्म की पहचान होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले पर चलते हैं। और अब अगला नंबर जो हमारा आएगा वो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए गए हैं। ठीक, रचना और बनावट के आधार पर जो क्रिया के भेद किए गए हैं वे 6 हैं, जिसमें से नंबर 1 पर संयुक्त क्रिया आती है। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, संयुक्त का मतलब जो मिला हो ना, मिला जुला। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं साथ मिलकर एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं। दो क्रिया शब्द मिलेंगे और वे दोनों मिलकर के एक पूरा वाक्य करने के लिए एक क्रिया शब्द बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे वह हंस रहा है, हंसना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है। हंस रहा है मिलकर के एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। ठीक, उदाहरण के लिए वह खाना खा चुका है, तो खाना और चुकना दोनों क्रिया शब्द हैं, ये मिल करके एक पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक, समझ में आया होगा। एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं जिससे कि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ठीक, दूसरा उदाहरण जो है वो देखिए, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप, रोना और लगना दोनों क्रिया शब्द ही हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। ऐसे ही वह नदी में कूद पड़ा, कूदना और पड़ना दोनों क्रिया शब्द हैं। ऐसे देखिए भाग गया ना, भागना और गया ये जाना, ये क्या है, दोनों क्रिया शब्द ही हैं। जहां पर दो क्रिया शब्द मिलकर के एक पूर्ण अर्थ देते हैं वहां हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। समझ में आया होगा। आगे बढ़ें। ठीक, इसलिए मिटा देता हूं जिससे कि आपको लिखने में दुविधा ना हो। ठीक है ना। अगले पर चलते हैं। अगला नंबर आता है प्रेरणार्थक क्रिया का। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया में जब भी हमारे सामने कोई वाक्य मिलेगा वहां पर जो कर्ता होगा वो कार्य खुद ना करके जो दूसरे से कार्य करवाएगा। ठीक, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, कार्य करेगा। देखिए जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उससे करवाता है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उदाहरण देखिए, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। ठीक, अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है। यहाँ पर अध्यापक ने कार्य स्वयं न करके दूसरे से कार्य करवाया, करता यहाँ पर अध्यापक ही है। ठीक, मालिक नौकर से सफाई कराता है, यहाँ पर जो मालिक है वह करता है लेकिन वो कार्य किससे करवा रहा है, दूसरे से करवा रहा है। ठीक, ऐसे माँ ने बेटी से पत्र लिखवाया, यहाँ पर भी जो है माँ ने बेटी से लिखवाया। ठीक, समझ में आ रहा है ना कि प्रेरणार्थक क्रिया वहां होगी जहां पर कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाएगा। ठीक है ना, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक, इसमें जब भी आप देखेंगे ना, पढ़वाता, कराता, लिखवाता, ना घुमाता कर, ये सब ना मनवाता, ऐसे ही शब्द आएंगे। ठीक,
ये आपके लिए अभी प्रेरणार्थक क्रिया पूरी हुई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगला नंबर हमारा आता है नाम धातु। नाम धातु जो क्रिया है ये बहुत सरल है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ करके बनाए जाएंगे। नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। नाम धातु क्रिया में जो हमारे सामने वाक्य मिलेगा उसमें जो शब्द रहेगा, प्रयोग किया गया रहेगा, उसमें आप देखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इनके अंत में प्रत्यय जोड़ करके क्रिया शब्द बनाई जाएगी। कृदंत क्रिया जो होगी, कृदंत क्रिया में क्रिया शब्द के अंत में ही जो क्रिया शब्द है वो उसका मूल क्या होता है, धातु होता है ना, धातु रूप। उसी धातु रूप में प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनता है, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, सोना, ये सब क्या है, ये सब कृदंत क्रिया है। इसके बाद बात से बतियाना, लाठी से लठियाना और अपना से अपनापन, गर्मी से गर्म से गर्मी ना, ठंड से ठंडी, ये सब क्या है, ये सब नाम धातु क्रिया हैं। समझ में आया ना। नाम धातु की बात कर लेते हैं। लिखा भी गया है कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय आना या जोड़कर बनाई जाती हैं वे हमारे क्या है, नाम धातु है। उदाहरण देखिए, अमीर आदमी गरीबों की जमीन हथियाना चाहता है, तो हाथ से हथियाना, हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है, इससे क्या बना, हथियाना, हथियाना क्रिया शब्द हुआ। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, नाम धातु कहेंगे। अगला, दोनों मित्र आपस में बहुत देर तक बतियाते रहे, बात से बतियाना ना। ऐसे ही पुलिस ने चोरों को लठियाया, इसका मतलब लाठी से लठियाना, लाठी से मारने को हम क्या कहेंगे, लठियाना ना। समझ में आया, ये क्रिया शब्द बनेगा ना। तो जब हम संज्ञा शब्द से क्रिया शब्द बनाते हैं प्रत्यय जोड़कर, तो वहां नाम धातु होगी। सर्वनाम शब्द में हम प्रत्यय जोड़ करके क्रिया शब्द बनाएंगे, तो वहां क्या होगी, नाम धातु होगी। विशेषण शब्द में हम प्रत्यय जोड़ करके जब क्रिया शब्द बनाएंगे तो वहां क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी। ठीक, उदाहरण देखिए, हमें दूसरों की वस्तुओं को अपनाना नहीं चाहिए। अपना क्या है, सर्वनाम है, उससे हमने क्रिया बनाया अपनाना। समझ में आया ये। ऐसे ही देखिए, गर्मी बढ़ते ही धूप ने जमीन को गरमा दिया, गर्म से, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं, गर्म क्या है, यहाँ पर गर्म विशेषण है, और उससे जब हम क्या बनाएंगे, क्रिया बनाएंगे उसमें प्रत्यय जोड़कर, तो गर्मा दिया ना, ठंडवा दिया ना। समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्रिया शब्द है, ये नाम धातु है। समझ में आया होगा मुझे लगता है। देखिए, ऐसे ही बात बात पर किसी पर झूठा लजाना अच्छी बात नहीं है। लाज क्या है, ध्यान दीजिएगा, लाज संज्ञा शब्द है, और लाज से हमने क्या बनाया, प्रत्यय जोड़कर, लजाना ना। ये क्या है, शर्म क्या है, शर्म से शर्माना, ये सब नाम धातु। ठीक है, समझ में आया ना। उम्मीद करते हैं कि ये नाम धातु क्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको फिर से ऐसे ही मिटा देता हूं, जिससे कि आपको मैंने जो पढ़ाने के लिए ये सर्कल बनाया है, इससे आपको लिखने में, नोट करने में दुविधा ना हो। ठीक है ना। ठीक, अब चलते हैं कृदंत क्रिया पर, ये हमारा अंतिम होगा। ठीक, देखिए, कृदंत क्रिया हमने आपको शुरुआत में ही बताया जब नाम धातु बता रहे थे कि वे क्रिया शब्द ना, जिनमें क्रिया शब्द ऐसे बने रहेंगे कि उनके धातु जो उनका मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप धातु का रूप कहलाता है। तो धातु रूप में हम जब प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाते हैं तो हमारा कृदंत क्रिया होता है। ध्यान से देखिए, जो क्रियाएं क्रिया की मूल धातु में प्रत्यय जैसे ना, कर, ता, आ जोड़ने से बनती हैं। ठीक, जैसे पढ़ से पढ़ना, चल से चलता, हंस से हंसता, दौड़ से दौड़ता और चल से चलते। ठीक, क्या बना यहाँ पर, बच्चों को रोज पढ़ना चाहिए। यहाँ पर पढ़ क्या है, पढ़ना शब्द यहाँ क्रिया है, और उसका जो धातु होगा वो पढ़ होगा। तो पढ़ में ना जोड़ा गया तो क्या बना यहाँ पर, पढ़ना, ये कृदंत क्रिया हुई। ठीक, समझ में आया होगा। ठीक है ना। ऐसे ही वह विद्यालय की ओर चलता है, यहाँ पर चल में ता जोड़ा गया तो चलता बना। ठीक है, समझ में आया ये। ऐसे ही यहाँ ध्यान दीजिए, उसने हंसते हुए जवाब दिया, हंस में
प्रत्यय जुड़ा, हंसते हुआ, हंसते बनाना, ठीक। तो कृदंत क्रिया वहां होती है जहां पर क्रिया शब्दों के धातु में या मूल रूप में हम प्रत्यय जोड़ करके क्रिया शब्द बनाते हैं, ठीक। समझ में आया होगा। क्रिया में बस इतना ही है, सरल शब्दों में आपको आसानी से मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। आपकी सुविधा के लिए इसको आप नोट कर सकें, इसके लिए मैं एक बार स्लाइड को थोड़ा सा आपके लिए फिर से फर्स्ट स्लाइड पर चलूंगा और अंत तक आऊंगा, जिससे कि आप इसको नोट कर सकें। थोड़ा सा साइड होता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये वाला नोट किए ही हैं आप ना, ऐसे ही ये, ठीक। कृदंत क्रिया के बाद नाम धातु, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इसके बाद नाम धातु के बाद फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं रिवर्स में चलूंगा क्योंकि अभी देखिए प्रणर्थक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ऐसे ही अब इसके बाद आप ये प्रणर्थक क्रिया के ठीक ऊपर जो आपको उदाहरण मिल रहे हैं, ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है, ठीक है ना। तो संयुक्त क्रिया के 4 उदाहरण इधर हैं, एक उदाहरण और परिभाषा इधर है, ठीक है। ये बताइए, इसमें सहायक क्रिया नहीं बताए क्या? रुकिए तो, ओहो, तभी तो मैंने कहा, थोड़ा सा भूल सुधारूंगा मैं। मैंने आपको कृदंत क्रिया के बाद फिर बताया नहीं ना। कृदंत क्रिया के बाद फ्लो इतना तेज था मेरा बताने का कि मैं भूल चुका था कि इसमें और भी है। अभी मैं स्लाइड देख रहा था तो यहाँ पर पूर्वकालिक और सहायक क्रिया बची हुई है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया हम वहां देखते हैं जब हमारे सामने कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें जो क्रिया है, दो क्रिया शब्द एक साथ आएंगे, जिसमें एक क्रिया जो है वो कार्य हो चुका होगा, दूसरा होने वाला होगा या दूसरा भी हो रहा होगा, दो क्रिया शब्द मिलेंगे। देखिए, जब कर्ता मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया और कर रहा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि ये पूर्वकालिक हम भूल चुके थे। तो पूर्वकालिक क्रिया में फिर से दोहरा दे रहा हूं, जब हमारे सामने किसी वाक्य में कर्ता एक कार्य पूरा करके दूसरा कार्य करेगा, एक कार्य समाप्त करके दूसरी क्रिया करेगा, वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है ना। बच्चा रोते रोते सो गया, मोहन नहा करके विद्यालय गया ना, ये क्या है, यहाँ पर एक कर्ता ने एक कार्य किया और दूसरा कार्य कर रहा है, या दूसरा भी एक कार्य समाप्त हो गया रहेगा, दूसरा कार्य हो रहा होगा, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि देखिए, वह खाना खाकर सो गया, छात्र पुस्तक पढ़कर खेलने लगे, चोर ताला तोड़कर भाग गया, छात्र दीवार कूद कर कर दीवार कूद कर घर चले गए ना। ऐसे ही तो चोर दीवार लांघ कर घर में घुस गया। तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, ये सब पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। माँ ने स्नान करके पूजा की, खिलाड़ी मैदान में दौड़ लगाकर थक गए, ठीक है ना। ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। मुझे लगता है कि आपको पूर्वकालिक क्रिया भी आसान शब्दों में मैंने बताया, ठीक है ना। समझ में आया ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया संयुक्त क्रिया में बहुत थोड़ा सा अंतर है। संयुक्त क्रिया में भी दो क्रिया शब्द आए रहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया में भी दो क्रिया शब्द आए रहते हैं। बस आपको समझना ये है कि संयुक्त क्रिया में दोनों क्रिया शब्द मिलकर के एक पूर्ण अर्थ देते हैं। दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों क्रियाएं कार्य को पूरा नहीं कर रही होती हैं। लेकिन जब हमारे सामने पूर्वकालिक क्रिया होगी तो पूर्वकालिक क्रिया में जो कर्ता होता है एक कार्य समाप्त कर देता है, दूसरा कार्य कर रहा होता है या दूसरा भी समाप्त कर रहा होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या कि पूर्वकालिक क्रिया में कर्ता एक कार्य पूरा कर चुका होता है, संयुक्त क्रिया में दो क्रिया शब्द मिल करके पूर्ण अर्थ देते हैं। दोनों में कंफ्यूजन ना हो आपको, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक। अगले पर चलते हैं, सहायक क्रिया की बात कर लेते हैं। अधिकतर आप देखते हैं कभी कभी हमारे सामने ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें क्रिया शब्द दिखते नहीं हैं, क्रिया शब्द दिखाई नहीं पड़ते हैं,
लेकिन वहां क्रिया होती है। कैसे? उदाहरण के लिए मोहन अच्छा लड़का है, राधा नृत्य करती है। राधा नृत्य करती है तो यहाँ पर नृत्य करना क्रिया शब्द दिख रहा है, लेकिन मोहन अच्छा लड़का है इसमें क्रिया नहीं है ना। और मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था, तो पूरा नाम था तो यहाँ पर था आया है, यहाँ पर क्रिया शब्द नहीं है। ये क्या है? ये सहायक क्रिया है। जब हमारे सामने ऐसा वाक्य मिले जहां पर वाक्य को पूरा करने के लिए, सहायता देने के लिए एक शब्द आया रहता है, वो हमारे लिए सहायक क्रिया का काम करती है। सहायक क्रिया में क्या क्या आते हैं? था, थी, थे, है, हैं, है ना, ये सब क्या है हमारे लिए? सहायक क्रिया है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक, एक बार मैं आपको देखिए उदाहरण के साथ सहायक क्रिया फिर से बताता हूं। ठीक, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायता करती हैं। ध्यान दीजिए आप, जो सहायक क्रिया नाम दिया गया है, सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाला। तो जब सहायता करने वाला है, इसका मतलब वो वाक्य में कोई सहायता दे करके वाक्य को पूरा कर रहा होगा, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को शुद्धता दे रहा होगा, यहाँ पर सहायक क्रिया होती है। ठीक है ना। कैसे? राम पुस्तक पढ़ रहा है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर पढ़ रहा है तो क्रिया है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन इसके बाद देखिए, वे कल बाजार गए थे ना, यहाँ पर देखिए थे आया है ना, ये थे क्या है? ये हमारा थे, है, होगी, क्या है ये सब सहायक क्रिया है। ठीक है ना। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो क्रिया शब्दों के साथ ही दिए गए हैं। जो दूसरा उदाहरण होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हमने आपसे अभी अभी कहा कि सरल उदाहरण क्या होगा? मोहन अच्छा लड़का है। मोहन यहाँ अच्छा लड़का है जो है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्रिया शब्द दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना, तो ये जो है लिखा हुआ है, यही है हमारा क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर से दोहराऊंगा बात को, जब भी किसी वाक्य में था, थी, थे, है, हैं, है आए, वहां पर सहायक क्रिया होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं। ये अभी जाकर के आपकी क्लास पूरी हुई ना, तो इसको आप पढ़ते पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। एक बार मैं अब पुनः इस स्लाइड को आगे पीछे करता हूं, जिससे कि आप इसको नोट कर लीजिए, और आप नोट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सुविधा होगी, आपकी नोट्स बनाने में आपको ये काम देगा। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा साइड होऊंगा और फिर एक एक करके स्लाइड को आगे पीछे करूंगा। ठीक, अभी तो मैं आपके सामने दिख रहा हूं ना, मुझे देख ही रहे हैं। चलिए, अब स्लाइड को मैं थोड़ा सा रिवर्स की तरफ लेके चलूंगा, जिससे कि देखिए सहायक क्रिया, इसके उदाहरण परिभाषा के साथ। ठीक, ये पूर्वकालिक क्रिया, परिभाषा और उदाहरण। ठीक, इसके बाद ये प्रणर्थक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया के जो हैं ये उदाहरण हुए, और ये उनके उनकी परिभाषा। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया की परिभाषा और उनके ये उदाहरण हुए। ठीक, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया की ये परिभाषा हुई और ये उदाहरण हुए। ठीक है ना। बहुत तेजी से स्लाइड को आगे पीछे किए, थोड़ा स्लो करता हूं। ठीक, कृदंत क्रिया का आप किए ही। अब मैं आपको ये देखिए, ठीक, इसके बाद ये देखिए। ठीक, इसके बाद ये वाला जो उदाहरण है प्रणर्थक क्रिया के ऊपर, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया जो है आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है ना। ये संयुक्त क्रिया आप यहां से नोट कर लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट हुआ। चलो आगे चलता हूं। अब ये आपके सामने जो अभी दिख रहा है, ये अकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। ठीक, इसके बाद ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के उदाहरण और उनकी परिभाषा। ठीक, इसके बाद क्रिया की परिभाषा और क्रिया का जो मूल रूप होता है, जिसे हम धातु कहते हैं, वह भी आपके सामने है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लिए, मिल गया होगा। ठीक है, अभी मैं फिर से आपके सामने आता हूं। ठीक, उम्मीद करते हैं आज का विश्लेषण ये जो कि क्रिया से संबंधित था समझ में आया होगा। सरल शब्दों में सरल उदाहरण के साथ आपको मैंने क्रिया समझाया। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सहपाठियों को भी ये शेयर करिए, जिससे उनको भी ऐसे ही सरल शब्दों में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ठीक,
पुनः कहूंगा, पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।